देखिए, हम अभी तक पंचांग में दी गई सारणियों पर विचार कर रहे थे। ये श्री भादौ माता पंचांग है, संवत 2048 का है। अब आप देखिए कि पृष्ठ क्रमांक 100, इस पर चरांतर सारणी दी गई है। वो सारणी मैं आपको समझा चुका हूं। जन्म राशि से गोचर का शुभ अशुभ फल विचार करना, इसका चक्र दिया है, इसको मैं समझा चुका हूं। इस चक्र के पास में देखिए यंत्र प्रयोग लिखा है, सूर्य यंत्र, चंद्र यंत्र, मंगल यंत्र, बुध यंत्र, गुरु यंत्र, शुक्र यंत्र, शनि यंत्र, राहु यंत्र और केतु यंत्र। यदि किसी का कोई ग्रह खराब चल रहा हो तो यहां लिखी विधि से इन यंत्रों को भोजपत्र के ऊपर इनके वार को ही, जैसे सूर्य खराब है तो रविवार को लिखेंगे, चंद्र खराब है तो सोमवार को लिखेंगे, मंगल खराब है तो मंगलवार को लिखेंगे। ऐसे अपने ही वार में उस यंत्र को अपनी ही होरा में, होरा देखना मैं पहले बता चुका हूं। होरा चक्र के लिए अपन विचार करें तो होरा चक्र मैंने आगे दे रखा है, जो कि पंचांग के पृष्ठ क्रमांक 62 पर है। होरा चक्र, यहां से अपन उस ग्रह की होरा ले लेंगे, वही वार हो, वही होरा हो, मतलब उसी वार की होरा हो, उसमें ही अपन इन यंत्रों को लिखेंगे और यहां दी गई विधि से लिखेंगे। पृष्ठ क्रमांक 101 को देखते हैं तो यहां पर अक्षांश 24-28 और अक्षांश 24-3 की निर्यन लग्न सारणियां दी गई हैं। देखिए, इनसे भी लग्न स्पष्ट उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से विश्व सायन लग्न सारणी से हमने लग्न स्पष्ट किया था, परंतु उसमें और इसमें अंतर यह रहेगा कि वहां पर सूर्य को अयनांश जोड़कर सायन बनाना पड़ेगा और यहां इन सारणियों में सूर्य को सायन नहीं बनाना है, निर्यण सूर्य से ही लग्न साधन करेंगे। वही इस टेबल से सूर्य की सहायता से मान लेंगे, मान में इष्ट जोड़ेंगे और पुनः उस मान को इसमें ढूंढेंगे तो लग्न आ जाएगा। परंतु वहां जब विश्व सायन लग्न सारणी का उपयोग करते हैं तो उसमें सूर्य को सायन बना के टेबल से मान लेंगे, मान को फिर इष्ट घटी में जोड़ेंगे, फिर उसमें ढूंढेंगे और फिर कला विकला साधक सारणी में भी ढूंढेंगे तो हमारा सायन लग्न आएगा। फिर उसमें से अयनांश घटाएंगे तो निर्यन लग्न आएगा। परंतु ये इन सारणियों से जो लग्न स्पष्ट आता है वो स्थूल आता है, सूक्ष्म नहीं आता है। देखिए, एक बात और बताता हूं कि ऐसी सारणियां सभी पंचांगों में दी गई हैं। जितने भी पंचांग आपने देखे होंगे, श्री भादौ माता पंचांग को छोड़कर भी जो आपने पंचांग देखा हो उसमें ये लग्न साधक सारणियां दी गई है, निर्यन लग्न साधक। तो इन सारणियों से जो भी लग्न आएगा वो स्थूल आएगा। अब आप कहेंगे स्थूल कैसे आएगा? भाइयों, ये टेबल जो बनी है वो 24 अयनांश की बनी हुई है। मैंने इसमें लिखा नहीं है, परंतु ये 24 अयनांश की निर्यन लग्न सारणियां है और दूसरे पंचांगों में भी 24 अयनांश की है। परंतु एक पंचांग तो मैंने ऐसा भी देखा है जिसमें 22 अयनांश की लग्न सारणियां चल रही है, वो पता नहीं 200 साल पुरानी चल रही है। अभी तक वही 22 अयनांश को लेके बैठे हैं, उसमें वही 22 अयनांश टेबल छाप रहे हैं। ऐसे ही यदि आप उसको देखोगे भारतीय ज्योतिष नेमिचंद शास्त्री की, तो उसमें भी वो लग्न सारणी का जो उदाहरण दिया है वो 22 अयनांश टेबल का दिया है। तो देखिए, 22 से अभी 24 ऊपर अयनांश हो गए तो हमारे 2 अयनांश बढ़ चुके हैं, तो 2 अंशों का अंतर स्वतः ही आ जाएगा। ऐसे ही ये जो टेबलें बनी है अभी कुछ पंचांगों में वो 24 अयनांशी बनी है। यदि आप अभी का लग्न साधन कर रहे हैं तो 24 अंश 8 कला 9 कला के लगभग हमारा अयनांश हो चुका है। तो वो 9 कला के लगभग की अशुद्धि तो इन सारणियों से लग्न साधन करने में आएगी ही आएगी। तो इस प्रकार जो है इन लग्न सारणियों का उपयोग लग्न साधन में नहीं करना चाहिए। टेवा बनाने में अवश्य इनका उपयोग कर सकते हैं, परंतु जहां पर संधिगत लग्न प्राप्त होता हो वहां पर इन सारणियों का उपयोग नहीं करें। देखिए, फिर आते हैं पृष्ठ क्रमांक 102 पर। तो मैंने ग्रहाणाम विश्वोत्तरी दशा टेबल को देखना बता दिया था, योगिनी दशा अंतरदशा को देखना बता दिया था। अब देखिए, ये 102 पर ही गंडमूल नक्षत्र चरण फल सारणी है। इसमें
गंडमूल नक्षत्र है, अश्विनी, आश्लेषा, मगा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, ये 6 गंडमूल नक्षत्र हैं। इनके पहले चरण में जन्म हो तो क्या होगा, दूसरे में हो तो क्या होगा, तीसरे में हो तो क्या होगा, चौथे में हो तो क्या होगा, ये सारी जानकारी पृष्ठ क्रमांक 102 पर दी गई है। इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, स्वतः समझ में आ जाएगी। अब इसके ऊपर दी गई है पलभा ज्ञान सारणी। तो हमारे जो नवनीत जी है उनने पूछा था कि पलभा ज्ञान सारणी को भी आप समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, अब मैं आपको एक दूसरी विधि बता देता हूं जिससे आप पलभा निकाल सकते हैं। पलभा निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2 अक्षांशों की पलभा लेंगे, ऊपर में अधिक में से कम घटा देंगे और अपने उस अंतर में कला का गुणा कर और उसमें 60 का भाग लगा देंगे और इस अंतर को उसमें जोड़ देंगे, तो ये आपकी पलभा हो जाएगी। बहुत सरल तरीका है, कोई कठिन नहीं पड़ता है। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही सरल है, बताने की भी जरूरत नहीं थी। तो देखिए, हमें पलभा चाहिए नीमच की, नीमच की पलभा। नीमच की पलभा निकाल रहे हैं, पलभा निकालना। देखिए, हमें इस पलभा में अक्षांश की जरूरत लगेगी। तो नीमच का अक्षांश है वो 24-28 है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि नीमच के अक्षांश ये कहां से आए, तो इसके लिए आप देखेंगे अपनी अक्षांशादि सारणी जहां दी गई है, नीमच के सामने अक्षांश आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, ये हमारे अक्षांश क्या है, 24 से ज्यादा है और 25 से कम है। तो अक्षांश 25 की पलभा, अक्षांश 25 की पलभा जो है वो मैं बताता हूं आपको कितनी दी है। इस टेबल में देखो, पलभा ज्ञान सारणी में 5, 35, 44, 5, 35 और 44 ये पलभा दी है। अब देखिए, अक्षांश 24 की पलभा, 24 की पलभा क्या दी है, वो 5, 20, 34 दी है, 5, 20 और 34 दी है। इसको घटा दो, 0, 10, 5, 1 और 0। अब देखिए, 60 कला चलने में पलभा इतनी चलती है, इसलिए 28 कला चलने में कितनी चलेगी, अपने आप ही मान आ जाएगा। चूंकि 60 कला अक्षांश में पलभा में वृद्धि 0 अंगुल, 15 व्यंगुल, 10 तत्प्रति व्यंगुल, अंगुल व्यंगुल प्रति व्यंगुल, तत्प्रति नहीं, अंगुल व्यंगुल प्रति व्यंगुल, इसलिए एक कला में 0, 15, 10 बटे 60, इसलिए हमें चाहिए 28 कला का मान, इसलिए यहां 28 कला लिख देंगे। 28 कला का मान आएगा 0, 15, 10, इसमें 28 का गुणा बटे 60, तो 28 का 10 में 280 आएगा, 28 का 15 में 15, 8, 120, 15 दूना 30 और 12, 30, 10, 40 और 2, 42, 420 और 0 बटे 60। देखिए, अब हम 60 का भाग लगा देते हैं, तो 420, 280, 0 आगे है ये, इसमें भाग लगाया 60 का, 0, 6, 7, 42, 280, 6 चौक 24, 40 गुणित 60, 6 चौक 24, 240, तो 6 चौक 24, 240। देखिए,
जीरो अंगुल, 7 व्यंगुल, अंगुल, व्यंगुल, प्रतिव्यंगुल, तत्प्रतिव्यंगुल, ये छोड़ देंगे, इसका कोई महत्व नहीं है। अब देखिए हमारा जो 24 अक्षांश, 24 की पलभा, अक्षांश 24 की पलभा है हमारी 5, 20, 34, 5, 20, 34। इसमें जोड़ेंगे ये मान, धन 0, 7, 4, 34 और 4 38, और 20 और 7 27, और 5 अक्षांश 24, 28 की पलभा, ये नीमच की पलभा हो गई। इस प्रकार आप पलभा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि यहां पर देखें तो 5, यहां पर 1 का अंतर आ रहा है, वो कहीं 6 चौक 40 आएगा, ये गुणा करने में यहां मिस्टेक हो गई, उससे दिक्कत आ रही है। 6 चौक 2400 आएंगे, इसलिए ये एक शून्य बची और एक शून्य यहां बची, इसलिए इसको 4 को 5 कर देंगे, तो 34 और 5 39 हो जाएगा। ये गुणा में यहां मिस्टेक रह गई थी, 6 चौक 2400 होंगे, और ये 30 या 30 से ज्यादा हो तो यहां 1 बढ़ाते हैं, तो 7 5 कर दिया इसको, और ये 34 5 39। ये देखो उदाहरण में भी देखते हैं तो वो ये का ये ही सेम बैठ रहा है। अब इसको उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंचांग में इसका उदाहरण पूरा करके दिया है, आप इसको न उतारें। अब देखिए उसके बाद चरखंड बनाते हैं। चरखंड से भी सूर्योदय सूर्यास्त निकाल सकते हैं, आपको उसकी जरूरत ही नहीं लगती है, लंकोदय वगैरह की जरूरत नहीं लगती, सीधे चरखंड से सूर्योदय आ जाता है। परंतु अपन उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो सूर्योदय साधन की विधि क्लिष्ट है, और क्लिष्ट है तो फिर आप गुम जाएंगे, इसलिए हम चरखंड से सूर्योदय साधन नहीं करेंगे। ये हमारी पलभा आ चुकी है, तो इसको हम 5 27 की बजाय 5 28 लिख देंगे। 5 28 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये 30 से ज्यादा है, 30 या 30 से ज्यादा होने से यहां 28 कर दी। ये हमारी क्या आई? पलभा आई। तो देखिए अब हम निकालेंगे पलभा से चरखंड और चरखंड से स्वदेशोदय, तो वो भी आपको मैं निकाल के बता देता हूं, परंतु वो आपके लिए उपयोगी नहीं है। आप विश्व दिनमान सारणी और विश्व सायन लग्न सारणी का उपयोग करते हैं, तो उसमें आपको न तो लंकोदय चाहिए, न स्वदेशोदय चाहिए, न ही चरखंड चाहिए, न ही पलभा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इनके बिना ही आप जो है क्या निकाल सकते हैं? लग्न साधन कर सकते हैं, दिनमान रात्रिमान निकाल सकते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त निकाल सकते हैं, और इष्टघटी बना सकते हैं, दशम और 12 भाव साधन कर सकते हैं। देखिए उसके बाद अगले बिंदु पर चलते हैं, तो चरखंड 3 बनेंगे। चरखंड 3 होंगे, पहला दूसरा तीसरा। हम क्या निकाल रहे हैं? चरखंड और स्वदेशोदय। स्वदेशोदय, स्वदेशोदय का अर्थ है राशियों का अपने स्थान पर उदय। वो कब होगा, कैसे होगा, कितने बजे होगा, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए हमारी पलभा में, पलभा है वो 5 28 से, 5 28 में 10 का गुणा करेंगे तो पहला चरखंड होगा, तो ये हुआ 280 और 50, तो 6 चौक 24 54 40 हो जाएगा। ये पहला चरखंड हुआ। 280 60 से ज्यादा है तो 60 का भाग लगाकर 4 आगे जोड़ देंगे, 4 यहां पीछे बच जाएंगे। अब फिर पलभा में 8 का गुणा करेंगे। ये सब क्यों करेंगे? ये सब उसमें पंचांग में सूत्र लिखा है, देखना, आप उसको पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां आठो उठी 64 के 4, 8 दूनी 16 और 6 22, ऐसे ही 8 पंजो 40, ये बन जाएगा 6 18। ये प्रथम चरखंड,
ये द्वितीय चरखंड, और अब आएगा वो तृतीय चरखंड। पलभा 5/28 गुणित 10/3, 10 का गुणा कर 3 का भाग लगाना। 10 का गुणा तो ये कर रखा है, देखो 10 का गुणा करने से 5440 आए, 5440 में भाग लगाना है 3 का। 3 एकम 3, 2 बचे, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और इसको बाकी को छोड़ देंगे क्योंकि वो बहुत अत्यल्प मान बचता है। 13 तिया 39 और 1 बच जाता है, उसको छोड़ दो। ये तीसरा चरखंड, तृतीय चरखंड, ये तीसरा चरखंड हमारा हो जाता है। तो देखिए इसको आप राशियों में सव्य और अपसव्य क्रम से जोड़ घटा देंगे तो आपकी सभी राशियों के स्वदेशोदय निमच के आ जाएंगे। देखिए इसको घटाएंगे, फिर इसको घटाएंगे, फिर इसको घटाएंगे, फिर उल्टे क्रम से इनको जोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करना है। आपका मेष राशि का मान लेते हैं तो वो 279 आता है। इसमें पहला चरखंड घटाना है 5440, तो वो जो घटाएंगे मेष मीन में, तो वो आपका मेष और मीन 2 का आएगा। ये मेष मीन दोनों राशियों का स्वदेशोदय आएगा, तो 20 बचे, 9 में से 5 गए, 4 बचे, 7 में से 5 2 और 2, ये स्वदेशोदय आया मेष मीन का। अब लेंगे अगली राशि को। फिर ये सारे जो लंकोदय वगैरह है वो भी पंचांग में यहाँ टेबल दे रखी है। देखिए ये राशि, प्राचीन मान और वेदोपलब्ध मान, ये हम यहाँ वेदोपलब्ध मान को ले रहे हैं, उनमें से घटा रहे हैं। यदि किसी को समझ में नहीं आए तो इसको ऊपर से जाने दें, कोई अपने किसी काम में नहीं आएगा क्योंकि हम इससे लग्न साधन नहीं कर रहे हैं। ये चरखंड निकालने की विधि दी है और उसके बाद हम क्रमशः इसको कर रहे हैं। देखिए उसके बाद आता है 2 राशि और उसमें से 1 घटा देंगे, 11 राशि। इसमें 299 इसका लंकोदय है। इसमें दूसरा चरखंड लेंगे 43 44, इसको घटाएंगे। 10 में से 4 गए 6 और 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 5, 255। ये स्वदेशोदय हुआ वृषभ और कुंभ का। उसके बाद निकालते हैं मिथुन और मकर। इसमें उल्टे क्रम से चलेंगे, इसमें सीधे क्रम से चलेंगे, तो उसका फिर हो जाता है 322। 322 इसका वेदोपलब्ध मान है। देखिए तो इसमें से घटा डालो आप, कौन सा, ये वाला 18 13, 10 में से 3 7, 6 में से 2 4, 12 में से 9 3 0, 303। ये हमारा मिथुन और मकर का मान आया। अब अगली कर्क राशि आती है। कर्क और इधर 10 से 1 कम 9, कर्क और धनु का लेते हैं। तो आपको लंकोदय तो ये लेना है 322। 322 में तृतीय चरखंड जुड़ेगा उल्टे क्रम से 18 13, 13 8 2 10, 2 2 4 3। उसके बाद आता है हमारी सिंह और वृश्चिक राशि। इसका जो लंकोदय है वो 299 है। उसमें हम दूसरा चरखंड जोड़ेंगे 43 44, 44, 9 3 12, 9 4 13 और 1 14। अब आता है कन्या और तुला। उसका आता है 279। इसमें हम पहला चरखंड जोड़ देंगे 54 40, तो ये 40 आएगा। ये जोड़ का निशान लगा देता हूं। 40, 9 4 13, 7 5 12 और 1 13, 333 40। देखिए एक बात याद रखना कि इन 6 राशियों के स्वदेशोदय का योग
1800 आना चाहिए तो आपकी गणित शुद्ध है। अगर 1800 प्राप्त नहीं होता है तो आपकी गणित में अशुद्धि है, आप उसको सुधारने की कोशिश करें। तो ये सारी विधि श्री भादो माता पंचांग 2078 में 102 पेज पर मिल जाएगी। देखिए 224 पहले का 37 कैसे आया था, चरखंड 54 37, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आधे से अधिक होने से उससे हमारे इसमें चक्कर पड़ा। बाकी ये जो गणित करी है 224 सही है, 255 सही है, 303 सही है और 340 सही है, 342 नून 4 13 और 1 14, यहाँ 4 आएगा। यहाँ पर 4 आएंगे क्योंकि एक हासिल और रह गया था। उसके बाद 333 37, ये इस प्रकार हमने सभी राशियों के जो है वो लंकोदय से स्वदेशोदय निकाल लिए। ये आपके लिए उपयोगी विषय है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि ये पंचांग में छपा हुआ है, उतारने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो पंचांग में उदाहरण है पूरा का पूरा वैसा का वैसा मैंने उपयोग में लिया है। देखिए उसके बाद आगे विचार करते हैं। तो पृष्ठ क्रमांक 103 पर जो सारनियां दी गई हैं वे सारनियां आपको समझा दी गई हैं। अष्टक वर्ग समझा दिया, सप्तवर्गीय चक्र, सप्तवर्ग के सातों वर्ग समझा दिए। सप्तवर्गीय बल आपके काम का नहीं है क्योंकि इसको बल को निकालने में थोड़ी क्लिष्टता है, तो अपन इस बल का उपयोग नहीं करेंगे। और इसी प्रकार अवस्था चक्र को अपन अवश्य देख लें। माना कोई ग्रह स्पष्ट है, वो 1 4 है, 1 4 16 और 25, राशि अंश कला विकला। 1 का अर्थ है वो वृषभ राशि के 4 अंश पर चल रहा है। वृषभ अर्थात सम राशि है। अब सम राशि में यदि हम देखें तो सम राशि में देखो चक्र नंबर 1 में देखो, ऊपर है विषम, नीचे है सम। विषम बाल 6 अंश तक बालक रहेगा और सम में मृत रहेगा। तो हमारा सम राशि के 4 अंश तक है, इसलिए वो मृतावस्था में है। ऐसे सम विषम और उसके अंश को देखकर हम उसको बता देंगे कि ये मृत हैं, बालक हैं, और ये कापी में भी हम इसको भर सकते हैं। इसके बाद आता है चक्र नंबर 2, इसी में आगे चलें तो ऊपर विषम ही है, नीचे सम ही है, 10 अंश तक है तो विषम में जागृत है, सम में सुषुप्ति है। सुषुप्ति का अर्थ है न जगा हुआ है न सोया हुआ है। और 10 से 20 अंश के बीच में स्वप्नावस्था में विषम में, और सम में 20 स्वप्नावस्था में है। और 20 से 30 में विषम में सुषुप्ति है और इस सम में जागृत अवस्था में है। तो हमारा ये ग्रह सम राशि के 4 अंश पर हैं, तो 10 से कम होने से सुषुप्ति अवस्था में ये ग्रह पड़ेगा। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 104 वर्षफल बनाने के सारे चक्रों को समझा दिया। पृष्ठ क्रमांक 105 पर द्वादश राशि गुण धर्म विवेचन है, इसमें केवल पढ़ना है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मेष शरीर अंग, सिर पर इसका अधिकार है, स्वामी इसका मंगल है, आकार इसका ठिगनी हस्व है, गुण इसका रजोगुण प्रदान है, प्रवृत्ति इसकी शरीर सुख, और शुभ अशुभ में ये अशुभ है। दिवा रात्रि बली तो ये रात्रि बली हैं, मतलब मेष राशि रात में बली हो जाती हैं। निवास इसका खदान में रहती हैं, प्रसव इसका अल्प प्रसव है, पुरुष स्त्री ये पुरुष राशि हैं, चरादि ये चर हैं, तत्व अग्नि है, पुष्ट कश दृढ़ है, पाद इसका चतुष्पद है, वर्ण इसका पाटल है, और गुण तप्त देह हैं, धातु पित्त हैं, शब्द अतिरव हैं, स्थान पर्वत हैं, उग्रादि में उग्र हैं ये, और सम विषम में ये विषम राशि है, दिशा इसकी पूर्व है, स्त्री संग अल्प है, कांति इसकी रुक्ष है, जाति इसकी क्षत्रिय हैं, उदय पृष्ठोदय हैं। ये पृष्ठोदय, शीर्षोदय और उभयोदय में पहले समझा चुका हूँ, और वही बात यहाँ आई है। ऋतु इसकी, ये ऋतुएं सब राशियों की दी हैं। नीचे ग्रह गुण धर्म विवेक
विवेचन दिया है। ग्रह गुणधर्म विवेचन में आपका सूर्य जैसे इसका स्वग्रह जो है वो सिंह है, मूल त्रिकोण इसका सिंह है, उच्च राशि अंश है इसकी मेष राशि के 10 अंश पर उच्च है, नीच है तुला के 10 अंश तक, एक पाद दृष्टि मतलब 25% दृष्टि तीसरे और 10वें भाव पर है, द्विपाद दृष्टि मतलब 50% दृष्टि 5वें 9वें भाव पर है, त्रिपाद दृष्टि चौथे 8वें भाव पर है अर्थात 75% दृष्टि, और संपूर्ण दृष्टि अर्थात पूरी दृष्टि वो 7वें भाव पर है। परंतु हम यहाँ कह रहे हैं कि ये इतनी दृष्टि इस भाव पर है, वो एक अनुमान है। इसके लिए दृष्टि साधन का एक गणित होता है और उस गणित से हम दृष्टि साधन करें तो ये कह सकते हैं कि ये उस भाव को कितनी दृष्टि से देख रहा है। पूरी से बहुत कम देखते हैं, जो हम पूरी कहते हैं और फल कथन कर देते हैं, कभी कभी वहां आधी दृष्टि भी हो जाती है। इसका रत्न है वो माणक है, मित्र सम और शत्रु समझा चुका हूं। ये पुरुष स्त्री तो ये पुरुष ग्रह है, दिशा इसकी पूर्व है और इसके बाद आधे से उधर आएंगे तो इसका वर्ण क्षत्रिय है, ग्रह वर्ष 22 वर्ष की अवस्था में फल करता है, धातु इसका सोना है, सौम्यादि में ये उग्र है, चरादि में ये स्थिर है, रस इसका तिक्त है, कारक या आत्मा का कारक है, एक राशि पर ये 1 महीना रहता है, अवस्था इसकी वृद्ध है, रंग इसका पाटल है, ग्रह शांति हेतु हरिवंश श्रवण करना चाहिए और इसका मंत्र है ओम घृणे सूर्याय नमः और जप संख्याएं 7000। इस प्रकार सभी ग्रहों के लिए आप समझ सकते हैं। अगले पेज पर लेते हैं तो देखिए यहां ये समझाना पड़ेगा। मान लो नवीन कुमार नाम है और उसकी राशि वृश्चिक बनती है। अब हम इसमें देखते हैं तो ऐसी टेबल बनी हुई है, ये ऐसा बना हुआ है 24 जनवरी से चंद्रदशा उतरकर भौम दशा दिन 28 प्रवेश। इसका उपयोग विशेषतः एक सामान्य रूप में करना चाहिए। इसका पूरा फल घटित नहीं होता है, फिर भी ये नाम के अनुकूल फल करते हैं। जैसे मंगल का फल हल्का रहेगा, शनि का फल हल्का रहेगा और सूर्य का भी थोड़ा मध्यम ही रहेगा, शुभ ग्रहों का फल अच्छा रहेगा। तो देखिए 24 जनवरी से चंद्र दशा उतर जाएगी, भौम दशा प्रारंभ हो जाएगी 28 दिन के लिए। तो ये 28 दिन 24 जनवरी से नवीन कुमार के लिए हल्के रहेंगे, पर वो हर वर्ष के लिए ये टाइम फिक्स है, तो हर वर्ष खराब नहीं जाता है। फिर भी एक मोटे रूप में इस टेबल को इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और नीचे दिया है दिन दशा देखने की विधि। अपने जन्म नक्षत्र की संख्या में 4 का गुणा करना, उसमें तिथि वार जोड़ देना। जैसे आज का फल देखना है मुझे, तो मेरा जो नक्षत्र है वो मूल है और मूल की जो संख्या पड़ती है वो 19 है। अश्विनी से लगाकर मूल तक आपको गिनना पड़ेगा। जन्म नक्षत्र की संख्या में 4 का गुणा करना, 19 चौक 76 हो जाते हैं। और तिथि तथा वार जोड़ना, आज तिथि है 14 मतलब कृष्ण पक्ष की 14 में 15 और जोड़ते हैं तो 29 तिथि होगी। और इसमें वार जोड़ना, तो आज का वार है शुक्रवार है, तो शुक्र में हम 6 लेते हैं, ये 6, इन तीनों को जोड़ दो, 9 6 15 और 6 21, हासिल 2, 7 और 2 9 और 2 हासिल के 11, इसमें 9 का भाग लगा दो, 9 एकम 9, 11 में से 9 गए तो 2, 9 तिया 27 मतलब 9 दूनी 18, 11 में से 8 गए 3। अब देखिए शेष 1 रहे तो सूर्य संताप कारक, 2 बचे तो चंद्र की सुख व लाभ कारक, 3 बचे तो मंगल की मृत्यु कारक, 4 बचे तो बुध की वृद्धि कारक, 5 बचे तो गुरु की वित्त प्राप्ति, 6 बचे तो शुक्र की सुख कारक। तो मेरे 6 बच रहे हैं, यानी 3 बचे हैं मेरे, 3 बचने से मंगल की मृत्यु कारक है, तो कष्ट रहना चाहिए। तो मेरे पेट में थोड़ा दर्द बना हुआ है आज, तो ये इस प्रकार से दिन दशा 1 दिन के लिए देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताई। अब उसके बाद जो पृष्ठ क्रमांक 107 पर देखते हैं तो अंग स्फुरण,
जो अंग फड़कता हो उसके लिए फल लिखा है। शरीर पर छिपकली गिरने तथा गिरगिट चढ़ने का फल देखिए, सिर, केश, ललाट, चोटी, बायां कान, नाक, मुख, दाहिना गाल, गला, गर्दन, दाढ़ी, मूंछ, भौं मध्य, दाहिना नेत्र, बायां नेत्र, कंठ, पीठ वगैरह, बाईं भुजा, दाहिनी हथेली, बाईं हथेली, दाहिना करतल पृष्ठ, बायां करतल पृष्ठ, अंगूठा वगैरह, इनका जो ये फल दिया है। ऐसे ही स्वप्न का फल भी दिया है, तो इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। अंक ज्योतिष को मैं पहले ही समझा चुका हूं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। पृष्ठ क्रमांक 110 पर काल सर्प योग पर जो दिया गया है उसकी शांति का विधान वगैरह, ये भी केवल पढ़ने लायक हैं। इसी प्रकार पृष्ठ क्रमांक 111 पर आते हैं तो यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है बता देता हूं मैं। मिट्टी का प्रयोग न करें, कौन सी मिट्टी का प्रयोग नहीं करना है वो यहाँ लिखा है। दातुन हेतु उपयोगी वृक्ष कौन से हैं, प्रणाम का रहस्य क्या है, मतलब अगर आप किसी को प्रणाम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें प्रणाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ लिखा है। पंचगव्य में क्या क्या आता है, घर में समृद्धि कब होगी, वर्ण व्यवस्था क्यों आवश्यक है, पतिव्रत धर्म क्यों आवश्यक है, 7 महापाप कौन कौन से हैं, 5 रत्न कौन कौन से हैं, 8 प्रकार की धातु कौन सी हैं, 7 प्रकार की मिट्टी कौन सी हैं, सर्वौषधि कौन सी हैं, पल्लव कौन से हैं। यज्ञ करते हैं तो उसमें 5 पल्लव मंगाते हैं, तो जब आपको जरूरत लगे तो यहां से देख सकते हैं। मंत्र सिद्धि में क्या आवश्यक है, देखो लिखा है मैंने, 1,25,000 जप करना, 12,500 आहुति लगाना, 1250 तर्पण करना, 125 मार्जन करना, 13 ब्राह्मण भोजन कराना, और इस स्थिति में ही आपको मंत्र का फल मिलेगा। स्मार्त और वैष्णव क्या है इसका लिखा है। जन्मदिन कब मनाया जावे इसका लिखा है। प्रदक्षिणा किसकी कितनी करनी चाहिए वो लिखा है। तेलाभ्यंग का अर्थ है तेल कब लगाना सिर में और कब तेल सिर में नहीं लगाना। अष्टगंध शक्ति के कौन से हैं, 7 धान्य कौन से हैं, अष्टगंध शेव कौन से हैं, अष्टगंध सामान्य कौन से हैं, अष्टगंध वैष्णव कौन से हैं, वो सब अलग अलग दिया है। संपुट विधान, ये संपुट विधान भी आपको हर कहीं नहीं मिलेगा। संपुट 2 प्रकार के होते हैं, उदय संपुट और अस्त संपुट, परंतु ये कर्मकांड वाले लोगों का विषय है, आपके लिए इसका कोई उपयोग नहीं है जो ज्योतिष पढ़ते हैं। पीछे पृष्ठ क्रमांक 112 पर एकादशी के फलाहार की सूची दी है। वैशाख कृष्ण पक्ष बरुथिनी नाम की एकादशी है और खरबूजा का उसका फलाहार है, और ये खरबूजा का फलाहार लेने से चकवा की योनि से मुक्ति मिलती है। अब देखिए चौगड़िया समाप्ति काल सारणी भी देख लो। 1 जनवरी को सूर्य उदय होगा 7:18 पर, और यहां से पहला चौगड़िया चलेगा 8:37 पर, पहला चौगड़िया खत्म हो जाएगा, और फिर यहाँ पहला चौगड़िया खत्म होगा, दूसरा चलेगा 9:56 पर, दूसरा खत्म हो जाएगा। इस प्रकार सारे चौगड़िए के संबंध में समझे। अभिजीत प्रवेश होगा दिन में 12:13 पर और 12:55 पर समाप्त हो जाएगा। विजय मुहूर्त प्रवेश होगा 14:19 पर और 15:01 पर समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 7-7 दिन के अंतराल पर दिए हैं। 1-2 मिनट का अंतर आता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये भी टेबल स्थिर कर ली गई है 4-5 साल पहले से ही। 1-2 मिनट का अंतर आता है वो नगण्य होता है, क्योंकि कोई भी 7:13 पर अगर चौगड़िया लगा तो उसी समय वो शुभ कार्य नहीं करेगा, 2-5 मिनट होने देगा, या हो जाते हैं कार्य प्रारंभ करने में, तो इसलिए इस प्रकार से दी है। परंतु कर्मकांड वालों के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो देख सकते हैं। देखिए ये है चतुरस्त्र कुंड, 64 योगिनी मंडल, 16 मातृका मंडल, नवग्रह मंडल, 7 घृत मातृका मंडल, 1 लिंग तो भद्र चक्र, और पीछे कवर पर आते हैं तो सरतोभद्र मंडल, वारुण मंडल, गृह प्रवेश में वास्तु मंडल, चतुर्लिंग तो भद्र मंडल, देव प्रतिष्ठा में वास्तु मंडल और क्षेत्रपाल मंडल। ये सारे ही अगर आप एक पंचांग को साथ में ले जाते हैं, श्री भादौ माता पंचांग को, तो आपका सारा कार्य यज्ञ के सारे मंडल जो है आप बना सकते हैं। ऐसे ही यज्ञ है या फिर कोई गृह प्रवेश आदि में भी आप इससे कार्य कर सकते हैं। तो देखिए ये आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त कर